बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से एक बार फिर मैं भूपेंद्र सिंह आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आया हूँ 25 नवंबर के। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज की कुछ खास न्यूज़। पहली न्यूज़ है हमारी रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एएमआर, जिसका फुल फॉर्म होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। का तात्पर्य किसी भी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी आदि द्वारा एंटी माइक्रोबियल दवाएं यानी एंटी माइक्रोबियल दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी मायरल, एंटी हिस्टिंग्स जैसी जिनका उपयोग संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है के खिलाफ प्रतिरोध हासिल कर लेने से। फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ये है कि यदि आप एक लंबे समय तक कुछ एंटी माइक्रोबियल दवाइयाँ खाते हैं तो धीरे धीरे वो जो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं वो उन दवाओं के प्रति उनका जो व्यवहार है नॉर्मल हो जाएगा, और यदि आप फिर उन दवाओं को खाते हैं तो वो आपको फ़ायदा नहीं करेंगी, यानी आपको लाभ नहीं मिलेगा और आपकी जो बीमारी है वो भयंकर हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसे ही फ्रेंड्स हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये जब भी बैक्टीरिया या वायरस या कवक परजीवी होते हैं तो हम एंटी माइक्रोबियल दवाओं का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी मायरल और एंटी हेलमिंथिक्स नाम की दवाएं हम यूज़ करते हैं। तो इसके कारण मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं, यानी यदि आप उन दवाओं को लंबे समय तक लेते हैं तो धीरे धीरे जो ये वायरस हैं, कवक हैं, परजीवी हैं, ये इनके आदी हो जाते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दवाओं के, जिससे फिर उनसे इन बीमारियों में इनका लाभ बिल्कुल शून्य हो जाता है। इसके कारण मानव उपचार अप्रभावी हो जाते हैं, संक्रमण जारी रहता है, जैसा कि ऊपर बताया गया आपको कि संक्रमण जारी रहता है, उपचार अप्रभावी हो जाते हैं, दूसरों में फैल सकता है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवाणु कभी कभी सुपर बग्स, इन्हें हम सुपर बग के नाम से भी जानते हैं, सुपर बग कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सुपर बग्स हैं एक तरीके से जिन पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दवाओं का यानी एंटीबायोटिक्स का इन पर असर नहीं होता है, उन्हें सुपर बग्स कहते हैं। यानी जो बैक्टीरिया या वायरस जिन पर एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल दवाओं का असर नहीं होता है उन्हें हम एंटीबायोटिक्स यानी सुपर बग्स के रूप में जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा, फ्रेंड्स, आपका जो संस्थान है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पहचान शीर्ष 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक के रूप में किया है। यानी फ्रेंड्स, ये विश्व में होने वाली सभी बीमारियों, जैसे कि जो सबसे बड़ी बीमारियां हैं जैसे कैंसर हो गया, इस प्रकार से बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियों में से एक बीमारी को 10वें स्थान पर रखा गया है, 10 शीर्ष में से जगह मिला हुआ है, यानी 10 में इनको जगह प्राप्त है। तो AMR के प्रसार का कारण क्या है? इसमें दवा निर्माण, फार्मास्यूटिकल स्थानों के आसपास संदूषण शामिल है, यानी बहुत ज़्यादा जहाँ पर प्रदूषण होते हैं यानी वहाँ पर जो मिलावटें हो रही हैं उससे, जहाँ अनुपचारित अपशिष्ट से अधिक मात्रा में सक्रिय रोगाणु रोगाणुरोधी वातावरण हो जाते हैं। अन्य कई अन्य कारक दुनिया भर में एमआर के खतरे को गति प्रदान करते हैं, जैसे मनुष्य, मानव, पशुधन, कृषि में दवाओं के अति प्रयोग व दुरुपयोग के साथ स्वच्छ पेयजल, सफाई की स्वच्छ तथा स्वच्छता की खराब स्थिति शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका AMR है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने से हमारी शरीर में एंटीबायोटिक्स दवाएं असर नहीं करती, इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स दवाओं का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं, देखते हैं। अगली न्यूज़ है वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट।
भारत ने एनीमिया और चाइल्डहुड वेस्टिंग पर कोई प्रगति नहीं की है। जो आपकी रिपोर्ट आई है, वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 यानी ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, इसमें चाइल्डहुड वेस्टिंग और एनीमिया में भारत ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है। वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य सभा यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्णय लेने वाली संस्था ने 2025 तक 6 पोषण लक्ष्यों को पहचान कर उनको निम्न पहचाना था। जैसे पहला है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे में स्टंटिंग को 40% तक खत्म करना, कम करना, 40 तक कम करना है। 19 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया को 50% तक कम करना है। बच्चों में जन्म के समय कम वजन की समस्या को 30% सुनिश्चित करना है। बचपन में अधिक वजन न बढ़े, इस बात को सुनिश्चित करना है। पहले 6 महीने में स्तनपान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, स्तनपान को कम से कम 50% तक बढ़ाना है। और चाइल्डहुड वेस्टिंग 5% से कम करना और इससे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो फ्रेंड्स, जो वैश्विक रिपोर्ट है इसमें ये बातें कही गई हैं कि एक तो पहला, स्टंटिंग को 40% खत्म करेंगे, 50% एनीमिया महिला वर्ग में 19 से 49 में खत्म करेंगे, 30% बच्चों को जिनमें वजन की कमी होती है उन्हें बढ़ाएंगे। बचपन में अधिक वजन बढ़े ना, इसका भी ध्यान रखेंगे। पहले 6 महीने में स्तनपान की दर को कम से कम 50% तक बढ़ाना है। और अगला पॉइंट हमारा है चाइल्डहुड वेस्टिंग को 5% से कम करना और इसे बनाए रखना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत 3 माह अप्रैल, मई, जून 2020 की अवधि के लिए की गई। कुल 80 करोड़ राशन कार्ड धारक शामिल थे। बाद में इसे बढ़ाकर नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। पहला चरण, दूसरा चरण अप्रैल से जून 2020, जुलाई से 2020 तक संचालित थे। योजना का तीसरा चरण मई से जून 2021 तक संचालित था और योजना का चौथा चरण वर्तमान में जुलाई से नवंबर 2021 तक संचालित है। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से पहले ही प्रदान किए गए 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए 2013 के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज, गेहूं या चावल मुफ्त में उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पीएमजीकेवाई के इस नए संस्करण में इसके महत्वपूर्ण घटकों में से एक का अभाव है, जो वर्ष 2020 के पीएमजीकेवाई में उपस्थित था। एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार के लिए प्रति माह 1 किलोग्राम मुफ्त दाल का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। भारत में कॉफ़ी की पारंपरिक खेती पश्चिमी घाट के कर्नाटक भारत में कॉफ़ी की बात की जा रही है। भारत में कॉफ़ी उत्पादन की बात की जा रही है पश्चिमी घाट यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। कर्नाटक कुल कॉफ़ी का 70% के साथ सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। कॉफ़ी की खेती आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के गैर पारंपरिक क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर पूर्व राज्यों में भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। किस्में, कॉफ़ी की कुछ इम्पोर्टेंट किस्में हैं। भारत में कॉफ़ी की 2 किस्में, पहली है अरेबिका और दूसरी है रोबस्टा किस्मों की खेती की जाती है। अरेबिका हल्की काफ़ी है अरेबिका हल्की काफ़ी है, लेकिन इसकी फलियां अधिक सुगंधित होने के कारण रोबस्टा फलियों की तुलना में इसका बाजार मूल्य अधिक है। दूसरी ओर रोबस्टा में अधिक तेज तेज होता है और इसलिए भिन्न मिश्रणों में इसका उपयोग होता है। अरेबिका की खेती रोबस्टा की तुलना में अधिक ऊंचाई पर की जाती है। अरेबिका की खेती रोबस्टा की तुलना में अधिक ऊंचाई पर की जाती है। अरेबिका अरेबिका
को देख की अधिक देखभाल, यानी अरबिका जो है आपकी, उसकी देखभाल अधिक और पोषण की अधिक आवश्यकता होती है इसमें। यह बड़ी जोत के अधिक किसानों के लिए उपयुक्त है, जबकि रोबस्टा की खेती किसी भी आकार के जोत कर सकते हैं। कीटों और रोगों जैसे श्वेत तना छेदक, लीफस्ट, पत्ती ऋतुआ आदि के लिए अति संवेदनशील है। रोबस्टा की तुलना में इसके लिए अधिक छाया की आवश्यकता होती है। अरेबिका की फसल की कटाई नवंबर से जनवरी के बीच होती है। इंपॉर्टेंट्स में फ्रेंड्स, अरेबिका फसल की कटाई नवंबर से जनवरी के बीच होती है और रोबस्टा की फसल की कटाई दिसंबर में होती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे भारत में दो दो कॉफ़ी उत्पादित होती है, एक अरेबिका और एक रोबस्टा, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक, और उसके बाद केरल और फिर तमिलनाडु। ये हमारे काफ़ी उत्पादक देश राज्य हैं भारत के। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती यानी इंडो इंडो इंडोनेशिया कारपेट का 37वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कारपेट के विषय में जानते हैं थोड़ा सा। इस अभ्यास में दोनों राष्ट्रों के समुद्री गश्ती विमान हिस्सा लेंगे। यह दोनों देशों की नौसेना के बीच आपसी विश्वास, तालमेल और सहयोग को रेखांकित करता है। समुद्री संपर्कों को सुदृढ़ करने हेतु दोनों नौसेनाएं भारत 2002 से वर्ष में 2 बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ कारपेट अभ्यास का संचालन कर रही हैं। इंडोनेशिया के साथ अन्य सैन्य अभ्यास है, जैसे पहला समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति। ये इंडोनेशिया के भारत के जो है युद्धाभ्यास है। जो समुद्र शक्ति है वो द्विपक्षीय युद्ध समुद्र अभ्यास है, और जबकि गरुड़ शक्ति जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इसलिए न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये दो देशों के रिलेशंस और उनके सिक्योरिटी से संबंधित है, इंटरनेशनल रिलेशंस से, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अगला अगला न्यूज़ है भारत और मालदीव और श्रीलंका, 3 देशों की त्रिपक्षीय, यहाँ 3 देश है फ्रेंड्स, त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास, यानी जिसका नाम है दोस्ती। त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का 15वें संस्करण का आयोजन मालदीव में किया गया। इस अभ्यास में ने वर्ष 2021 में 30 वर्ष पूरे कर लिए। अभ्यास दोस्ती को वर्ष 1991 में भारत मालदीव तटरक्षकों के बीच शुरू किया गया। श्रीलंका पहली बार वर्ष 2012 में इस अभ्यास में शामिल हुआ। पिछले 10 वर्षों में आयोजित अभ्यासों ने समुद्री दुर्घटनाओं की स्थिति में सहायता प्रदान करने, समुद्री प्रदूषण को कम करने और जल रिसाव जैसे तेल रिसाव जैसे स्थितियों के दौरान तटरक्षक की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया है। इस अभ्यास 2021 के लिए भारतीय तटरक्षक पोत वज्र और अपूर्व को तैनात किया गया है। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आईएनएस वेला के विषय में जानते हैं। आईएनएस वेला स्वदेशी रूप से निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। वेला को हाल ही में आधिकारिक तौर पर नौसेना में कमीशन कर लिया गया है। इस पनडुब्बी का निर्माण मैसर्स नेवल ग्रुप यानी फ्रांस के सहयोग से मंझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा किया जा रहा है। मंझगांव डॉक लिमिटेड शिपयार्ड रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ध्यातव्य है, और भारतीय सेना के कार्यक्रम प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की अटैक सबमरीन का निर्माण किया जाना है। कलवरी, खंदारी, कंजर आदि के बाद आईएनएस वेला इस श्रृंखला की चौथी पनडुब्बी है।
इसके निर्माण के विभिन्न चरणों के दौरान रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना द्वारा समर्थन प्रदान करना है। मई 2019 में लॉन्च की गई सबमरीन माल बेला ने कोविड प्रेरित प्रतिबंधों के बावजूद हथियार और सेंसर परीक्षणों सहित सभी प्रमुख बंदरगाह समुद्री परीक्षणों को पूरा कर लिया। प्रोजेक्ट 75 के तहत शामिल स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में से एक है, जो एंटी सरफेस शिप वारफेयर और पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करने और क्षेत्र विशिष्ट निगरानी जैसे मिशनों को पूरा करने में सक्षम है। अगली न्यूज है सागर शक्ति युद्धाभ्यास। सागर शक्ति युद्धाभ्यास हाल ही में कच्छ प्रायद्वीप के क्रीक सेक्टर में सागर शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, गुजरात पुलिस ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास को आयोजन भारतीय सेना के दक्षिणी कमान द्वारा किया गया और इसका प्राथमिक उद्देश्य वास्तविक समय से के परिदृश्य में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की युद्ध की तैयारी का परीक्षण करना था। इस अभ्यास में एकीकृत तरीके से थल सेना, थल, जल, वायु क्षेत्र में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को तैयार करना शामिल था। यह अभ्यास ऐसे समय में आयोजित किया गया जब भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में विकसित हो रहे सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर अपनी समुद्री युद्ध क्षमता को बढ़ाया है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी फ्रेंड। अभी अगली न्यूज़ हमारी आ रही है फ्रेंड कुछ हमारे शौर्य पुरस्कारों से। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को भारत के राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र दिया गया है। वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, जो एक युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। दो तरीके के फ्रेंड्स आपके पुरस्कार होते हैं, एक युद्धकालीन और एक शांतिकालीन। वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है, गणतंत्र दिवस को और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। भारत में वीरता पुरस्कार का इतिहास भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार 26 जनवरी 1950 को प्रारंभिक 3 पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किए गए थे, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। इसके बाद वर्ष 1992 में 3 अन्य पुरस्कार अशोक चक्र फर्स्ट, अशोक चक्र सेकंड, अशोक चक्र थर्ड स्थापित किए गए, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। इस प्रकार इस न्यूज़ से हमें दो नॉलेज प्राप्त हुई कि हमारे यहाँ जो शौर्य पुरस्कार हैं वो 2 समय पर दिए जाते हैं, युद्धकालीन और शांतिकालीन, और जो हमारे वीरता पुरस्कार हैं वो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ अगली न्यूज़ पर चलते हैं, ध्यान देते हैं। भारतीय रेलवे ने व्यापक पर्यटन संभावनाओं के दोहन के लिए नई योजना भारत गौरव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भारत गौरव की घोषणा की है। इसके तहत आप भारत गौरव में फ्रेंड्स कुछ ऐसी ट्रेनें पर्यटन के लिए चलाई जाएंगी जो कि ट्रेनों में पर्यटन के लिए तीसरा अनुभाग होगा। अब तक रेलवे के पास यात्री अनुभाग और माल अनुभाग थे। अब तक केवल जो ट्रेन यानी रेलवे डिपार्टमेंट था उसके पास, रेलवे के पास यात्री अनुभाग यानी पैसेंजर ट्रेन, माल अनुभाग यानी माल वाहक ट्रेनें थी। ये नियमित ट्रेनें नहीं हैं जो एक समय सारणी के अनुसार चलेंगी, बल्कि IRCT द्वारा चलाई जा रही रामायण एक्सप्रेस की तर्ज पर संचालित की जाएंगी। फ्रेंड्स, ये टूरिज्म के फील्ड्स में, पर्यटन के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बढ़ाने के लिए ये पहल की गई है कि अब उत्तर भारतीय रेलवे जो है पर्यटन व्यवस्था को, व्यापक पर्यटन संभावनाओं के दोहन के लिए भारत गौरव नाम से एक ट्रेनों का संचालन करने जा रही है। जैसे कि आप यात्री पैसेंजर ट्रेनें होती हैं और आपका माल
गाड़ी ट्रेन्स होती हैं, ये कह सकते हो कि मालवाहक ट्रेनें होती हैं। इसी प्रकार से आपकी रामायण एक्सप्रेस जैसे और थीम पर आधारित होंगी, इस तरह की थीम पर आधारित होंगी। थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनें इसकी घोषणा की गई। इन ट्रेनों को थीम आधारित सर्किट में निजी भागीदारों और आईआरसीटी दोनों चलाएंगे, यानी इसमें आपका पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों की तरह से ही होंगी। थीम आधारित पर्यटन से रेलवे का आशय गुरु कृपा उन ट्रेनों से है जिनका संचालन गुरु नानक से संबंधित सभी स्थानों पर किया जाता है। या रामायण थीम वाली ट्रेनें भगवान राम से संबंधित स्थानों को संचालित होंगी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक और हमारी धार्मिक स्थितियों से जुड़ी हुई है और ये हमारे देश में पर्यटन को काफ़ी लाभ पहुंचाएगी। फ्रेंड्स, इसके साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्किल में लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी प्राप्त हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।